आज हम रिव्यू करेंगे एक ऐसे आईपीओ का जिसका नाम भी बड़ा है, काम भी बड़ा है और वैल्यूएशन भी थोड़ा बड़ा ही है। आईपीओ का नाम है एसबीआई फंड मैनेजमेंट आईपीओ। इस रिव्यू में हम बात करेंगे भैया ये कंपनी करती क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, ये पैसा कितना कमाती है और कहां से कमाती है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, इसमें मौके क्या है, इसमें खतरे क्या है, इस आईपीओ में अप्लाई करना है कि नहीं, और अगर करना है तो लिस्टिंग इन लेके छोड़ देना है या लंबे समय तक लेके बैठना है, ये सब बताएगा रे आपका भाई राहुल। और एकदम एंड में मैं आपको पर्सनल स्कोर दूंगा कि मैं इस आईपीओ को 10 में से कितने नंबर देता। तो जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। अगर आप चैनल पे नए हैं तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये जो 2026 का साल है बड़े बड़े आईपीओ का साल है और हम सबका आईपीओ रिव्यू करने वाले हैं। तो आपको इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल जाएगी कि कंपनी कैसी है और अप्लाई करना है या नहीं। तो अपने नॉलेज और अपना पैसा दोनों बढ़ाना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आप चलते हैं सीधे वीडियो पे। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस मॉडल की। भैया ये एसबीआई फंड मैनेजमेंट है क्या? तो बेसिकली ये एक एएमसी है, यानी असेट मैनेजमेंट कंपनी है और ये जॉइंट वेंचर है दो कंपनियों के बीच में, एक एसबीआई बैंक और दूसरा अमुंडी असेट मैनेजमेंट। या मुंडी क्या है? ये एक फ्रांस की कंपनी है जो कि यूरोप की सबसे बड़ी एएमसी है। यानी इसमें जो भारत का जो एसबीआई है उसका ट्रस्ट तो है ही, साथ में ग्लोबल एक्सपर्टीज भी मिली हुई है। एसबीआई के पास 61.73% शेयर है, अमुंडी के पास 36.26%। अब बात करें कंपनी करती क्या है। सब ये करती है फंड का मैनेजमेंट। किसके फंड का मैनेजमेंट? ये रिटेल इन्वेस्टर का भी फंड देखती है, एचएनआई के भी फंड देखती है और उसके लिए अलग अलग फंड लॉन्च करती है, जैसे एक्टिव म्यूचुअल फंड, पैसिव म्यूचुअल फंड, फंड ऑफ फंड, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, यानी जितने भी म्यूचुअल फंड की स्कीम आप देखते हो ये रन करते हैं। ये कितना बड़ा फंड संभालती है आप इसको देखना। इनका जो असेट अंडर मैनेजमेंट है क्वार्टरली लेवल पे लास्ट था मार्च 2026 में था 12,51,000 करोड़ रुपए संभालती है साहब। ये इंडिया की नंबर 1 है एएमसी है और इसका मार्केट शेयर है 15.3, यानी हर 7वां रुपया जो आदमी म्यूचुअल फंड में लगाता है एसबीआई संभालती है। और रिटेल और एचएनआई के अलावा ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जैसे ये बैंकों का पैसा भी संभालती है, प्रोविडेंट फंड का पैसा संभालती है, पेंशन फंड का पैसा संभालती है, इंश्योरेंस कंपनी का पैसा संभालती है। और ये जो टोटल वैल्यू है ये होती है लगभग 16,94,000 करोड़। यानी अगर दोनों को मैं टोटल कर लूं, इंस्टीट्यूशन रिटेल को, तो ये जो टोटल फंड संभालते हैं 29,86,000 करोड़। अब आपको ऐसा लग रहा होगा अच्छा राहुल जी म्यूचुअल फंड से 12 लाख और इससे 16 लाख, तो मोटा पैसा तो इससे आता होगा इंस्टीट्यूशन से। नहीं, मोटा पैसा तो रिटेल और एचएनआई वालों से ही आता है। ये जो बाकी बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां है ना, फंड बहुत ज्यादा देती है, फीस बहुत कम देती है। फीस तो ये म्यूचुअल फंड से ही कमा रहे हैं मोटी। कंपनी का काम पता चल गया, कंपनी का साइज पता चल गया। अब कंपनी का करते हैं सीधा स्वॉट एनालिसिस, देखते हैं ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, खतरे क्या है। तो सबसे पहले आते हैं इस कंपनी की ताकत पे। तो कंपनी की ताकत आपको साइज से पता पड़ गई होगी। पहली ताकत है ये इस इंडस्ट्री की नंबर 1 प्लेयर है साहब। मार्च 21 में जो म्यूचुअल फंड संभालते थे मात्र 5 लाख करोड़ का, और मार्च 26 आते आते ये हो गया 12.5 लाख करोड़ का, यानी लगभग 5 साल में 2.5 गुना ग्रोथ, यानी 19.9, लगभग 20% की CAGR। इसमें जो एक्टिव म्यूचुअल फंड है वो है 8.5 लाख करोड़ के और पैसिव म्यूचुअल फंड है 4 लाख करोड़ के। पैसिव म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में एसबीआई म्यूचुअल फंड लीडर है, 27.9% मार्केट शेयर, यानी पैसिव म्यूचुअल फंड का हर चौथा रुपया एसबीआई संभालती है। एक्टिव पैसिव फंड आपको पता है, लेकिन फिर भी एक लाइन में बताता हूँ। एक्टिव फंड वो है जहाँ पे फंड मैनेजर रोज कॉल लेता है, खरीदता है, बेचता है, और पैसिव म्यूचुअल फंड है जो कि इंडेक्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं होती। इस कैटेगरी में एसबीआई लीडर है। सेकंड इसकी ताकत है भैया, रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर इसकी इनकम की बात करें, 2024 की इनकम 3,426 करोड़, 25 की 4,236 करोड़ और अभी 2026 में 4,976 करोड़। यानी अगर 3 साल में बात करें तो 27.7% की CAGR से ग्रोथ लिए उन्होंने, जो कि माइंड ब्लोइंग है। पैट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 2024 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,072 करोड़, 25 का 2,540 करोड़, अभी लेटेस्ट उनका 3,067 करोड़, यानी सिर्फ 2 साल में 2,000 करोड़ से 3,000 करोड़ प्रॉफिट पहुंच गया। लगभग पैट की ग्रोथ हुई है 21.64 के CAGR से। इबिडा मार्केट की बात करो, हम सुनते हैं ना कंपनी में, स्टार्टअप में हम सुनते हो इबिडा हमारा 10 का, इबिडा हमारा 20 का। इनका इबिडा है 92% का। सुन के दिमाग घूम जाता, भाई कर क्या रहे हो तुम लोग। तीसरी चीज, जीरो डेट, कर्जा ही नहीं कंपनी पे। चौथा, इनके कैश फ्लो और बढ़ते जा रहे हैं। 2024 में कैश फ्लो था 1438 करोड़ का, 25 में हो गया 1992 करोड़ का और 26 में आ गया 2488 करोड़ का। यानी जो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाते हैं उसका कैश कन्वर्ट होके 81% तक इनके खाते में जमा हो जाता है। अपन कहते हैं ना कि प्रॉफिट कागज में तो है, खाते में नहीं है। इनका तो जो प्रॉफिट कागज में है उसका 81% कैश कन्वर्ट होके आ जाता है।
एएमसी बिजनेस का मजा ही है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई इक्विपमेंट नहीं है, कोई मशीन नहीं है, ये धंधा अपने आप में कैश की मशीन है। इस समय इनके पास 1,80,00,000 कस्टमर है, उसमें से 1,62,00,000 है जिनकी एसआईपी लाइव है, एक्टिव है, अभी तक बंद नहीं हुई है। और इस 1,62 में 1.59 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पिछले 3 साल से रेगुलर एसआईपी कर रहे हैं, यानी इनके पास हर महीने 4,000 करोड़ रुपए की एसआईपी आती है एवरी मंथ। पैसे की मशीन है एसबीआई। इनका जो हाई ब्रांड वैल्यू, एसबीआई देश का सबसे बड़ा बैंक इनके पीछे खड़ा, अमुंडी यूरोप की सबसे बड़ी एएमसी इनके पीछे ग्लोबल एक्सपर्टीज देने खड़ी। और आप एसबीआई का पावर देखना, इसमें 4,000 करोड़ की जो एसआईपी आती है ना, उसमें से 1,300 करोड़ तो एसबीआई के कस्टमर ही देते हैं। पांचवा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ध्यान से सुनना, ये आगे जाके भी काम आएगा, ये B30 में लीडर है। अब आप बोलो B30 क्या होता है, तो B30 समझने से पहले T30 समझो। T30 मतलब होता है टॉप 30 शहर। इन्वेस्टमेंट की एसआईपी की बात होगी, जो टॉप 30 शहर हैं वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं भाई साहब, वो सबसे पहले वही स्टार्ट होते हैं, उनका धीरे धीरे सैचुरेशन आता है। असली ग्रोथ तब समझ आएगी कि T30 के अलावा B30 यानी बियॉन्ड 30, टॉप 30 शहरों के अलावा टियर 2 से, टियर 3 से, टियर 4 से और कितना पैसा आ रहा है, और असली ग्रोथ तो वहीं से आनी है। सही है। उस B30 कैटेगरी में ये लीडर है, 19% मार्केट शेयर है, यानी हर 5वां रुपया B30 से एसबीआई के पास आता है। अब समझ तो आप गए होंगे, अब ये हुआ कैसे? अजी साहब, इसका नाम क्या है? एसबीआई। ये उन गली गांव ढाणियों में पहुंचा हुआ है जहां कोई दूसरे बैंक के पते ठिकाने ही नहीं है। कई ऐसे गांव शहर ढाणियां जहां सिर्फ एसबीआई को जानती है दुनिया, बाकी किसी एजेंसी की वहां पहुंच नहीं है, एसबीआई की तो फिजिकल पहुंच है। 6th स्ट्रेंथ है ओमनी चैनल। इनके टोटल 1,32,000 डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो इनका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके अलावा एसबीआई की हजारों ब्रांच है, वहां पे जो आ रहे हैं मैं उनको भी कह रखा भैया इसको बेचो, तो एसबीआई के हजारों ब्रांच के बंदे वो भी बेचते हैं। प्लस ये तो हुआ फिजिकल, योनो इनका नेटवर्क है, वहां से भी ये बेचते हैं, इनकी खुद की वेबसाइट है, वहां से बेचते हैं, यानी डिजिटल फिजिकल सारे इंजन चालू कर रखे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो इनकी स्ट्रेंथ है, वैल्यूएशन काइंड ऑफ फेयर है। फेयर वैल्यूएशन कैसे बात करते हैं? देखो एसबीआई की खूबी, हाईएस्ट एयूएम है, मार्केट लीडर है, एसबीआई का साथ है, पैसा कमा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, कैश है, फिर भी ये जो पी मांग रहे हैं वो है 38 का। अगर मैं बात करूं एचडीएफसी तो 41 का पी, बल्कि वो नंबर 3 पे आते हैं। आईसीआईसीआई 49 का पी, जिसमें वो नंबर 2 पे आते हैं। डिपॉन तो टॉप 3 में भी नहीं है, फिर भी 50 का, और ये लीडर होके भी 38 का पी। तो ये वैल्यूएशन इस लिहाज से काफी रीजनेबल लगती है क्योंकि इंडस्ट्री का ओवरऑल पी भी 41 है, तो इंडस्ट्री की पी से बल्कि सस्ते पे आ रही है, तो इसको आप इसकी स्ट्रेंथ मान सकते हैं। अब बात करते हैं वीकनेस की, जो एक्चुअल में वीकनेस है भी नहीं, लेकिन फिर भी बात करते हैं। नंबर 1 वीकनेस है 100% ओएफएस। आपको पता, अगर आप मेरे चैनल पे पुराने हैं तो आप जानते हैं कि मुझे ओएफएस से कितनी चिढ़ है। ओएफएस का मतलब यह है कि पूरा का पूरा पैसा जो पुराने इन्वेस्टर हैं ये बेच के जा रहे हैं, कंपनी में 1 रुपया भी नहीं आएगा। अब कोई भी स्टार्टअप जब आईपीओ लेके आता था तो मैं बड़ा इस पे चिढ़ता था कि अरे ओएफएस कैसे किया, पुराने इन्वेस्टर को तो तुमने एग्जिट दे दी, कंपनी में तो पैसा डाला ही नहीं, कंपनी आगे कैसे बढ़ेगी। लेकिन एसबीआई म्यूचुअल फंड में गेम अलग है, इनको पैसे की जरूरत ही कहाँ है। 92 के बिड्डा पे बैठे, पैट इनका अच्छा खासा, कैश के रिजर्व है, कर्जा माता है नहीं, ये कह रहे पैसा चाहिए ही नहीं भाई साहब। ये तो कंपनियां बहुत समय से पैसा डाल के बैठी थी, बोले यार थोड़ी लिक्विडिटी तो आए, इसलिए लिस्ट करने को लिस्ट कर रही है, इनको पैसे की जरूरत ही नहीं है। एक फन फैक्ट और बताता हूँ, इन्होंने कितना रुपया कमाया इसमें। एसबीआई ने 1992 में पैसा डाला था, 1992 में, तब क्या भाव से इनके पास शेयर आए थे? 15 पैसे। और आज अगर मैं हाई बैंड पकड़ूं तो 574 की रेट से इसको बेच रहे हैं, यानी इन्होंने टोटल कितना रिटर्न कमाया है? लगभग 3,826 गुना। यानी उस समय जो 19 करोड़ रुपए लगाए थे, आज 72,700 करोड़ हो गए हैं। अमुंडी थोड़ा लेट आई थी भाई साहब, शुरुआत में नहीं आई थी, बाद में आई थी, लेकिन फिर भी 4 रुपए 35 पैसे के भाव से शेयर लिया था, जो कि भी 574 में निकल रहा है। यानी इन्होंने भी कमाया लगभग 132 गुना। यानी अमुंडी ने जो लगाए थे 322 करोड़ रुपए, वो इनके हो गए हैं 42,500 करोड़ रुपए। भाई साहब ऐसे किसी जगह हमारे पैसे लगवाओ ना, अरे चैनल देखते रहो, देखो कोई ना कोई आएगी अपॉर्चुनिटी। तो बेसिकली ये नेगेटिव है, पर नेगेटिव होके भी नेगेटिव नहीं है। सेकंड नेगेटिव आता है हाई वैल्यूएशन। आप बोले राहुल जी अभी तो लो बोले थे सर, पीई रेशियो के हिसाब से ये सस्ती आ रही है, पर एक पीबी रेशियो आता है, प्राइस टू बुक रेशियो। प्राइस टू बुक रेशियो पे ये 18-19 के प्राइस टू बुक रेशियो पे ला रहे हैं, जो कि नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा है। यानी ये बैलेंस देखो, पी पे सस्ती है, पी पे महंगी है, बीच बीच से हिसाब है। तो इसको स्ट्रेंथ में ले लिया, इसको वीकनेस में ले लिया। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की। अपॉर्चुनिटी ऐसी है जो म्यूचुअल फंड का जो सेक्टर है ना, इसमें ग्रोथ आने वाली है भयंकर, ये तो आप भी जानते हैं। आज की रेट में जो टोटल मार्केट कैप है वो 81 लाख करोड़ का है। 21 से लेके 26 तक पिछले 5 साल में 20% की ग्रोथ से ये बाजार बढ़ा है, और आने वाले 5 साल में चाहे कितने भी युद्ध इधर उधर होते रहे, एक्सपेक्टेड है कि 16 से 18 से तो और बढ़ेगा। यानी पूरा का
पूरा सेक्टर बढ़ने वाला है। इसके पीछे कारण भी सिंपल है, क्योंकि भाई साहब अब जेंजी बाजार में उतर रहा है, और जेंजी बाजार में उतर रहा है वो मार्केट में फाइनेंशियलाइजेशन करने के मूड में है। वो रियल स्टेट में इन्वेस्ट नहीं करता, वो गोल्ड में कम लगाता है, वो जो भी करता है वो बाजार में ही करता है। फाइनेंशियल लिटरेसी थोड़ी सी बढ़ने लगी है। टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो AUM है हमारी GDP का मात्र 23% है। अगर US की बात करें तो ये GDP का 123% है। अगर मैं बात करता हूँ UK में तो वहां का जो AUM है 54% है, यानी अभी हमारे पास अच्छा खासा स्कोप है ग्रोथ का। सेकंड, ये चीज सुन के तो आपको मजा ही आ जाएगा। SBI के टोटल 53 करोड़ कस्टमर हैं, उसमें से अभी सिर्फ 55 लाख लोग SIP करा रहे हैं यहाँ पे। तो SBI म्यूचुअल फंड के लीडर्स कह रहे हैं कि भैया अभी तो हमारा टोटल कस्टमर बेस का 1% कोई बेचा है, अभी तो 99 बाकी है मेरे दोस्त। तो आप सोचो कितना खतरनाक वैल्यू अनलॉकिंग बाकी है। तीसरी अपॉर्चुनिटी अपन डिस्कस कर चुके हैं B30 में। अगली जो ग्रोथ आने वाली है ना बाजार में वो B30 से आएगी। T30 के तो जितनी आनी थी आ गई, अब धीरे धीरे बढ़ेगी। असली गेम होगा B30 में, और B30 का राजा कौन? SBI। चौथी एक अपॉर्चुनिटी है, पर मैं उस पर डिस्क्लेमर के साथ बात करूंगा। चौथी अपॉर्चुनिटी है कि इसका जो GMP है बाजार में, आज की डेट में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम इस पे चल रहा है वो 15 से 20% अप चल रहा है। मतलब एक्सपेक्टेशन ये है कि भैया लिस्ट होगा तो 15-20% का गेन देगा। लेकिन GMP को आप कोई एकदम डिस्क्लेमर ये है कि इसको GMP को निर्णायक आधार नहीं मान सकते कि 15-20% अब बोल रहा है तो अब ही खुलेगा। खुल भी सकता है, ज्यादा भी और कम भी, तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, GMP अप होने का मतलब है कि बाजार में इसको लेके कॉन्फिडेंस है, इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं, बट डिस्क्लेमर के साथ। अब आते हैं फाइनल थ्रेड्स के ऊपर कि इसमें क्या चुनौतियां आ सकती है, और वो रियल चुनौतियां, उस पर ध्यान देना आप। और ये चुनौतियां आपको डिसाइड करने में मदद करेगी कि लॉन्ग टर्म इसको रखना है कि नहीं। कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी का जो असली पैसा है वो किस पे डिपेंड करता है? फीस पे, कि वो म्यूचुअल फंड के AUM कितना है उस पे फीस पे। और AUM किस पे डिपेंड करता है? बाजार पे। अगर बाजार में तेजी है तो लोग बाग बहुत सारे आएंगे, SIP बढ़ेगी, AUM बढ़ेगा, फीस बढ़ेगी, मजा आएगा। लेकिन अगर बाजार गिर गया, 10, 15, 20% करेक्शन आ गया, तो भाई साहब लोग बाग नई SIP कराएंगे नहीं, बल्कि पुरानी बंद करेंगे। बाजार गिरेगा तो AUM भी गिरेगा, तो इनकी फीस भी गिरेगी। तो ये याद रखना, इनका सीधा सीधा जो संबंध है वो बाजार की तेजी से। बाजार तेजी में ये भागेगा और मंदी में ये थोड़ा सा नीचे जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। सेकंड जो इनके लिए बहुत बड़ा रिस्क है वो है रेगुलेटरी रिस्क। रेगुलेटरी रिस्क का मतलब सेबी बार बार है ना, जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है उस पर बाउंडेशन लगाते रहती है कि यार आप इतनी फीस लेते हो, उसको थोड़ा कम करो, उसको थोड़ा कम करो। तो मान लो आगे जाके सेबी ने कोई रूल चेंज किया और फीस को थोड़ा सा और कम कर दिया, तो इनके सीधा रेवेन्यू और प्रॉफिट पे असर पड़ जाएगा। तीसरा है कि न्यू एज जो ब्रोकर्स हैं उनसे इसको बहुत तगड़ा चैलेंज मिल सकता है। आज के डेट में जो इंडिया की टॉप 10 AMC है वो बाजार का 75% पैसा कंट्रोल करती है, और मोस्टली सारी की सारी बैंक्स है, जैसे HDFC, ICI, SBI, यही लोग हैं। लेकिन धीरे धीरे इनको अब चैलेंज मिल रहा है किनसे? जो नए एज के ब्रोकर आ रहे हैं ना, जैसे ग्रो, जैसे जीरोधा। ग्रो ने अपना म्यूचुअल फंड लॉन्च कर दिया, जीरोधा ने अपना लॉन्च कर दिया, और अब जो जेंजी है वो इन लोगों की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज इनके सामने है कि अब जैसे जैसे जेंजी आएगा, पता नहीं हमारे पास आएगा कि इनके पास आएगा। एक ये बहुत तगड़ा कंपटीशन है जो इनके लिए फ्यूचर खतरा हो सकता है। अब समरी क्या है मैं लास्ट में बताऊंगा, नंबर भी दूंगा, टेंशन मत लो। अभी बात करते हैं इशू साइज की। ये IPO खुलेगा 14 जुलाई से, बंद होगा 16 जुलाई को। आपके पास 3 दिन का समय है। IPO की साइज पहले 11,692 करोड़ रुपए थी, अभी उसको रिसेंटली घटा के 9,812 करोड़ कर दिया गया है। प्राइस बैंड 545 से 574 के बीच में है। 100% OFS है, पैसा कंपनी में नहीं आएगा, प्रमोटर लेके जाएंगे। 10% रिजर्वेशन है SBI शेयर होल्डर के लिए। अगर आप 7 जुलाई से पहले पहले आपके पास SBI का शेयर था तो आपको 10% का अलग से रिजर्वेशन मिलेगा। आप 2 एप्लीकेशन डाल सकते हो, एक नॉर्मल कोटे में एप्लीकेशन डालोगे, एक SBI शेयर होल्डर कोटे में एप्लीकेशन और डालोगे। प्लस अगर आप SBI के एम्प्लॉय हो तो आपको 5% एडिशनल कोटा है, तो आप 3 एप्लीकेशन डाल सकते हो। आप एक नॉर्मल में डालोगे, एक SBI के शेयर होल्डर के रूप में डालोगे, और एक एम्प्लॉय के रूप में डालोगे। पर आप अगर एक नॉर्मल व्यक्ति है कि सर ना तो आपके पास SBI का शेयर था और ना आपके पास एम्प्लॉय था, तो आपके पास ऑप्शन एक ही है। हाँ, आप एक काम करके अपने चांस बढ़ा सकते हो। क्या? अगर आप IPO में अप्लाई करते हो तो एक बात हमेशा याद रखना, एक ही पैन से लिंक्ड मल्टीपल डीमेट अकाउंट के थ्रू अगर अप्लाई करोगे तो एप्लीकेशन एक ही मानी जाती है, जिससे अलॉटमेंट मिलने के चांस कम रहते हैं। अगर आप अलॉटमेंट के चांसेस को बढ़ाना चाहते हो तो हर एप्लीकेशन एक अलग पैन से लिंक डीमेट अकाउंट से होनी चाहिए। और अगर आपको कोई भी नया डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो एक ऐसा ब्रोकर चूज करो जहां अकाउंट ओपनिंग और AMC जैसे अननेसेसरी फिक्स चार्जेस ना हो। अब आते हैं फाइनल समरी पे और मेरे वर्डिक्ट पे कि मैं इसको 10 में से कितने नंबर देता हूं। तो समरी की बात ऐसी है कि भैया कंपनी अच्छी तो है,
कंपनी की सेल बढ़ रही है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी का कैश बढ़ रहा है, कंपनी पे कर्जा नहीं है, कंपनी अपने मार्केट की लीडर है, कंपनी के पास SBI और M&D जैसे बड़े बड़े ब्रांड हैं। कुल मिला के मैं कहूंगा कंपनी तो सर्वगुण संपन्न है। अब बात करते हैं सेक्टर की। सेक्टर भी बहुत बढ़िया है, इकोनॉमी बढ़ रही है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट में लोगों का मन बढ़ रहा है, फाइनेंशियलाइजेशन बढ़ रहा है, तो ये सेक्टर भी बढ़ने वाला है, तो इसके भी नंबर पूरे हैं। बात करें रिस्क की, तो जो भी रिस्क मैंने बताए, जो थ्रेट बताई, वो सिर्फ इस कंपनी की नहीं है, पूरी इंडस्ट्री की है। यानी अगर बाजार गिरा तो इसको थोड़ी हो, तो सारी म्यूचुअल फंड कंपनी को प्रॉब्लम है। अगर सेबी ने रूल चेंज किया तो सबके लिए प्रॉब्लम है। अगर नए एज ब्रोकर आ रहे हैं तो सबके लिए प्रॉब्लम है। तो ये कंपनी स्पेसिफिक चैलेंज नहीं है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक चैलेंज है, जो होगा सबके साथ होगा। तो रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं है, चीज़ें पॉजिटिव ज़्यादा दिखते हैं। एंड लास्ट में बात करें वैल्यूएशन की, तो पी देखोगे तो सस्ता लगेगा, पी भी देखोगे तो महंगा लगेगा, लेकिन बीच अगर देखा जाए तो मोटा मोटी ठीक ठाक कंपनी है, न ज़्यादा महंगी हाइपर वैल्यूएशन है जैसे आजकल स्टार्टअप आगे मांगते हैं 500,000 का पी, ऐसा भी नहीं है, पर बहुत कम भी नहीं है, रीजनेबल है। ऐसा मान लो कि एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पे थोड़ी चीज़ें महंगी है, लेकिन खाना और एक्सपीरियंस ऐसा है कि मज़ा आ जाता है, पैसा वसूल हो जाता है। तो मेरी तरफ से मैं इसको देता हूँ भैया 10 में से 8.5 नंबर। अगर आपको ये वर्दी लगता है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लिस्टिंग गेल मिलने के तो काफ़ी अच्छे चांसेस है, क्योंकि हाई GMP चल रहा है, गारंटी नहीं है बट चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। अगले 2-3 साल का व्यू में बताऊं तो भैया इसको होल्ड भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बम्पर प्रॉफिट कर देगी 2-3 साल में आपका 4 गुना 5 गुना हो जाएगा, लेकिन बम्पर प्रॉफिट भी नहीं हुआ तो बम्पर लॉस भी नहीं होगा, बल्कि बाजार अगर तेजी से दौड़ा तो ये साथ में और तेजी से दौड़ेगी, और जब करेक्शन होगा बस वहाँ थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। बाकी फिर भी फाइनली डिस्क्लेमर में दे दूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं। जो भी मैंने फैक्ट बताए हैं ओपन सोर्स से लिए हैं, अपनी ओपिनियन दी है। फाइनल डिसीजन लेने से पहले आप और रिसर्च कीजिएगा और एक्सपर्ट से पूछिएगा, देन फाइनल कॉल लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगा कि ये वीडियो में बहुत ऑनेस्ट जानकारी दी गई, फैक्ट ओरिएंटेड दी गई, आपको डिसीजन लेने में आसानी हुई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे IPO रिव्यू आने वाले हैं।